तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। सुबह चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान में 23 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने इस बार चुनाव में 7 सांसदों को भी चुनाव में उतार दिए हैं, जिसकी वजह से कई सीटों पर पहले से लड़ते रहे नेता नाराज हो गए हैं। सोमवार को आई नई सूची में 31 नए चेहरे हैं। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें से कई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी है। सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लता से 2015 में चेन्नई स्थित विज्ञापन कंपनी की ओर से लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने को कहा है। आपको बता दें कि जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने इस मामले से दोष मुक्त करने की मांग वाली लता की याचिका को खारिज कर दिया। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान इस संघर्ष से दूर रहने का फैसला कर रहा है। हालांकि तालिबान की ओर से आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, तालिबान चाहता है कि दोनों पक्ष बैठकर आपस में समझौता कर लें। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई बड़े देश इजराइल के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी के छापेमारी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका बचाव किया है। केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े होकर उन्हें क्लीन चिट दी और पीएम मोदी पर उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि उनके कई विधायकों और नेताओं पर केस किया गया, लेकिन किसी पर दोष साबित नहीं हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात को झूठ बताया है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि सपा नेता राम गोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की प्रसारित खबर पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद और फेक न्यूज़ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जोरदार जुबानी हमला किया है। बुधवार को पटना में सम्राट चौधरी का नाम सुनते ही नीतीश कुमार भड़क गए। एक सवाल पूछने पर सीधा जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि उसके बाप को इज्जत कौन दिया। आरोपों की बौछार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वो कोई पार्टी छोड़ा है, रोज पार्टी बदलता है। हमको छोड़कर गया तो आज कहाँ है, उसकी बात क्यों करते हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं है। इजराइल की सेना और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। इस बीच एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि फ़लस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है वो इजराइल को दोष दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक स्नेह संवाद शुरू करेगी। आपको बता दें कि मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर में असेंबली इलेक्शन के लिए मतदान होना है। एएनआई के मुताबिक इस अल्पसंख्यक आउटरीच कैंपेन को शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं है। माना जा रहा है कि ये अभियान दिसंबर में शुरू हो सकता है। बसपा के सांसद दानिश अली के बारे में सांप्रदायिक टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी मंगलवार को मामले पर विशेष अधिकार समिति की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। बिधूड़ी फिलहाल राजस्थान के टोंक जिले में हैं, जहां वो चुनाव प्रभारी हैं और पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग छिड़ी हुई है और आज उसका 5वां दिन है, लेकिन पहले दिन इजराइल के साथ नजर आ रही कांग्रेस अब उसके खिलाफ हो गई है। दरअसल रविवार को पार्टी ने बयान जारी कर इजराइल पर हमले की निंदा की थी, लेकिन अब उसका रुख बदला हुआ है और उसने फ़लस्तीन का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस ने कार्य समिति की बैठक के दौरान प्रस्ताव पारित हुआ और कहा कि बीते 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। कार्य समिति अपने पुराने स्टैंड को दोहराती है, जिसके तहत हम फ़लस्तीन के लोगों के उनकी ज़मीन पर हकों का समर्थन करते हैं। राज्यसभा से निलंबन को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चड्ढा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा को 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित किया गया था।
उनके खिलाफ 4 सांसदों ने विशेष अधिकार भंग की शिकायत की थी। यूपी की योगी सरकार शहरों की सड़कों को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली की। इस प्रदेश की अपनी पहली ही सभा में उन्होंने ताबड़तोड़ ऐलान किया। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर वे प्रत्याशी उतारेंगे। राजभर ने दावा किया कि अगले 2 साल यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में 10 विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जीत कराएंगे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने बिहार में जारी जातीय गणना रिपोर्ट को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए पूछा है कि ये दोनों नेता बताएं कि कितने अति पिछड़ों को इनकी पार्टी ने टिकट दिया या विधायक बनाया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ओपिनियन पोल्स के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सर्वे के मुताबिक दक्षिण से फिर कांग्रेस के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आपको बता दें कि एबीपी वोटर ओपिनियन पोल्स के मुताबिक दक्षिणी राज्य तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की विदाई हो सकती है, जबकि कांग्रेस की वहां वापसी हो सकती है। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल ने गाजा पट्टी के पास संपूर्ण नाकाबंदी के प्रयास तेज कर दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि इसके तहत भोजन और ईंधन की पहुंच को भी रोका जा रहा है। साथ ही अधिकारियों से बिजली आपूर्ति को भी ठप करने को कहा गया है। गैलेंट ने इसे जानवर जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बताया है। आपको बता दें कि हमास की ओर से इजरायल पर अचानक किए गए हमले के 2 दिन बाद का ये घटनाक्रम है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सत्ता वाले सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। बिहार में महागठबंधन सरकार की ओर से जातीय सर्वे कराए जाने के बाद पूरे देश में ही इसे लेकर विपक्ष माहौल बना रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश आज जातीय जनगणना चाहता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बगल में बिठाकर राहुल गांधी ने कहा है कि हम अपनी सत्ता वाले सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोमवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। फिलहाल हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भले ही शराब घोटाले को लेकर मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन इससे पार्टी का विस्तार योजनाओं पर फर्क नहीं पड़ा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।